आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल। आज की क्लास में सर्कल में मैं थ्योरेटिकल पार्ट डील करने वाला हूं। यदि समय पर चीज़ें होती हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, नहीं तो आज की क्लास में काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि थ्योरेटिकली होगा। हालांकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी हैं उसमें, उसी को हम आज डील करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे सर्कल, और इसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। क्या होता है सर्कल, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। यदि प्लेन में एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट बनी हुई है, तो उस पॉइंट का लोकस एक सर्कल होता है। जी हां, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट in a plane such that its distance from a fixed point remains constant। जी हाँ, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहकर एक प्लेन में मूव करने वाले पॉइंट के लोकस को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। यहां पर बच्चे आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। जी हां, और इसी तरह से ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेडियस एंड सेंटर। कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। से ये डिस्टेंस r है जिसे हम रेडियस बोलते हैं। ये पॉइंट जो है लोकस, जिससे कि डिस्टेंस सेम बनाए हुए है, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? सेंटर। और ये जो पाथ है, दिस पाथ नॉन एज सर्कल। बिल्कुल बेसिक, जो आपको पता है, मैंने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया, जैसा कि हम हमेशा हर चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करते हैं और उसे कोशिश करते हैं कि अच्छे लेवल तक एलिवेट करने की। तो वही यहाँ भी हमारा प्रयास रहेगा। तो मैंने बिल्कुल डेफिनेशन से ही शुरू किया है कि सर्कल का आखिर डेफिनेशन क्या होता है, किस पॉइंट का लोकस है। ध्यान रखिएगा, हमने बात करी है कि ये मूवमेंट कहाँ है? प्लेन में। यदि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन मैंने प्लेन नहीं बोला है, लोकस स्फीयर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट जो है स्पेस में मूव कर रहा हो। आप सब जानते हैं कि यदि एक पॉइंट पूरे स्फीयर में 3D में ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, इक्वल डिस्टेंस बनी रहती है, तो फिर उस पॉइंट का लोकस स्फीयर के अंदर, यानी 3D के अंदर, यानी स्पेस में क्या होने वाला है? स्फीयर होने वाला है। जी हाँ, सर्कल हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2D की बात करनी है, और 3D की बात करेंगे तब यही चीज़, यही डेफिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्फीयर के डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं कि अभी हम प्लेन के यानी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो एक सर्कल का लोकस, सर्कल किसका लोकस है आपको पता चल गया। अब मेरे बच्चे यहां बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। लेट अ सर्कल whose center is alpha comma beta and radius is equals to r। एक सर्कल जिसका कि सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और बच्चे उसका रेडियस r है, इस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन में पॉइंट x कॉमा y कैसे मूव करेगा? अब देखो, मैं सीधा x कॉमा y बोल रहा हूँ। हम चाहें तो h कॉमा k ले सकते हैं, कि लोकस में जैसा हमने सीखा था कि h कॉमा k लेते हैं, फिर जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, h k का रिलेशन हमारे हाथ में होता है, और फाइनली h को x और k को y ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट का लोकस निकालना चाह रहा हूँ, P पॉइंट का, और मैं इसको सीधा ही x कॉमा y ले लेता हूँ h कॉमा k की जगह। ये सेंटर मैंने आपको अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, रेडियस मैंने मेरे बच्चे आपको r दी हुई है। यानी अब यदि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल की कंडीशन क्या होगी कि उसका P से, P जो है उसका C से लेंथ कितना रहेगा? हमेशा r। P ऐसे मूव करेगा कि उसकी C से डिस्टेंस हमेशा r बनी रहेगी। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया PC इज इक्वल्स टू आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसका लोकस निकाल सकते हैं। PC स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, PC स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स माइनस ऑफ 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जी हाँ, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और जिसकी रेडियस आर है, जो सर्कल का बेसिक डेफिनेशन है लोकस वाला, वहां से हमने ये इक्वेशन निकाली। अब मेरे बच्चे, इस इक्वेशन से यदि मैं कुछ एनालिसिस करूं तो एक चीज समझ में आती है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी। जी हाँ, यहां से अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल साफ साफ दिख रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में मुझे एक चीज यहां इस पूरे प्रोसेस से समझ में आती है कि प्रोसेस तो यही रहेगा इक्वेशन निकालने का, और यही प्रोसेस रहेगा तो भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भाई होगा क्या, अल्फा बीटा आर की वैल्यू तो बदलेगी ना, और अल्फा बीटा आर की वैल्यू बदलेगी तो भाई क्या होगा, सिर्फ ये कोफिशिएंट बदलेंगे। क्या शक्ल बदलेगी इक्वेशन की? नहीं, शक्ल नहीं बदलेगी। x का कोफिशिएंट बदल सकता है, y का कोफिशिएंट बदल सकता है, कांस्टेंट टर्म बदल सकता है, लेकिन शक्ल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही रहेगी जो हमने यहां निकाली है। तो यही जनरल इक्वेशन है। और क्या बन जाएगा जनरल इक्वेशन मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ, सर्कल का जनरल इक्वेशन, जिसको आगे से हम सिंपली s इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। s इक्वल्स टू 0 यानी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सर्कल का इक्वेशन वो भी जनरल फॉर्म में। मेरे बच्चे, यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यदि ये इक्वेशन है तो मैं कुछ कंक्लूजन यहां से निकाल सकता हूं। क्या? सेंटर और रेडियस। जी हाँ, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे इन दोनों इक्वेशन के कंपेरिजन से क्या मिलता है, देखिएगा। इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से मेरे बच्चे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2 अल्फा, यहाँ माइनस ऑफ 2g, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2g, यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस g आ जाती है, बिल्कुल आ गई। इसी तरह से जब y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे मिलता है माइनस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2f, और यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू माइनस f आ जाती है। जी हाँ, बीटा का वैल्यू माइनस f आ जाता है। इसका मतलब यहाँ जो ये अल्फा कॉमा बीटा है, ये सेंटर अब हमें दिख रहा है कि माइनस g कॉमा माइनस f हो जाएगा। जी हाँ, यदि आपको सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो हम हमारे एक्चुअल फॉर्म से कंपेयर करके अब उसके सेंटर को पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। वो क्या है, माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी माइनस एफ है क्या? जनरल फॉर्म में x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का जो नेगेटिव हाफ है वो आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देता है। जी हाँ, x के कोऑर्डिनेट का नेगेटिव हाफ और y के कोऑर्डिनेट का नेगेटिव हाफ दिख रहा है। x का कोफिशिएंट कितना, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। x का कोफिशिएंट कितना मेरे बच्चे, 2g, उसका नेगेटिव हाफ माइनस g। 2f जो कि y का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव हाफ कितना, माइनस f, तो माइनस g माइनस f हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाता है। क्या रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि हम दोनों जगह से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो मुझे c दिख रहा है किसके इक्वल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से मेरे बच्चे मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, माइनस जी माइनस एफ। तो जब अल्फा स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर और माइनस ऑफ सी, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से मेरे पास रेडियस का वैल्यू भी आ गया कि रेडियस किसके इक्वल, रेडियस आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी अब आप समझ गए हैं कि यदि सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दे दी जाए तो हम इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं, और सेंटर होगा x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस पूरे का स्क्वायर रूट। जी हाँ, ये है। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमारे पास सेंटर है, रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर और रेडियस आसानी से लिखा जा सकता है। समझिएगा बात को, बहुत जबरदस्त मैं चीज यहां पे बताने जा रहा हूं आपको, आप उसको समझ में आ रही है कि यदि आपके पास सेंटर और रेडियस है
सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, और सर्कल की इक्वेशन है तो उतनी ही आसानी से सेंटर और रेडियस आप रीड कर सकते हैं। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ठीक है, तो हमें कोई बताने वाली बात थोड़ी थी, और आप तो बड़ी बात बता रहे हो। ये बड़ी बात इसलिए मेरे बच्चे, जब हम अब बहुत जल्द कोनिक पे आएंगे, पैराबोला में हम पढ़ रहे होंगे, जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि मैंने पैराबोला का फोकस दे दिया, उसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन दे दी, आपसे पैराबोला की इक्वेशन पूछी, आप उतनी ही आसानी से पैराबोला की इक्वेशन निकाल देंगे जितनी आसानी से आप सेंटर और रेडियस के साथ सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन दूंगा और आपसे पूछूंगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन बताओ, तो इतनी आसानी से नहीं बता पाओगे जितनी आसानी से सर्कल की इक्वेशन देने पे सेंटर और रेडियस बता पा रहे हो। बात को समझिएगा, सर्कल में सेंटर रेडियस दे दिए जाएं तो बहुत आसानी से सर्कल की इक्वेशन लिखी जा सकती है, सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए तो बहुत आसानी से सेंटर और रेडियस निकाले जा सकते हैं, जबकि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में ऐसा नहीं होगा। वहां मैं आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी दे दूंगा तो आप कोनिक की इक्वेशन लिख दोगे बहुत आसानी से, लेकिन यदि कोनिक की इक्वेशन दूंगा तो फोकस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी, ये तो बहुत दूर की बात है। इतनी आसानी से तो हम ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा कोनिक है। जी हाँ, लिमिटेड टाइम में वो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक्चुअली वहां और यहां क्वेश्चन के फ्लेवर में बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज होता है, इसी वजह से कि सर्कल में एक बहुत बड़ी खासियत जो है, वो खासियत आपको पता चल गई कि हम इसके पैरामीटर्स दें तो इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, और इक्वेशन दें तो पैरामीटर भी उतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन, और उस जनरल इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, सेंटर, रेडियस, ये अब हम रीड कर सकते हैं। तो अब यदि मैं आपको सर्कल की इक्वेशन दूं, सेंटर, रेडियस आप मुझे बहुत आसानी से बता देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि x² + y² + 6x + 4y - 5, क्या आप इक्वल्स टू 0, क्या आप इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बता देंगे? बिल्कुल आप कहेंगे क्यों नहीं बताएंगे सर, बहुत आसानी से बता देंगे। सेंटर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आप सब जानते हैं, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, ये सेंटर बनने वाला है। तो x का कोफिशिएंट है 6, इसका नेगेटिव हाफ कितना हो जाएगा, -3। y का कोफिशिएंट है 4, इसका नेगेटिव हाफ हो जाएगा -2, -3, -2, सेंटर हो गया। What about the radius? जी बिल्कुल, ये मेरे बच्चे किसकी वैल्यू है, -g - f की वैल्यू है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास रेडियस क्या आ जाएगी, √g² यानी 9 + f² यानी 4 - c यानी +5, ओहो, √18, जी हाँ, √18 यानी 3√2 जो है वो आपके सर्कल का रेडियस हो जाता है। जी हाँ, सेंटर, रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक यहां पे मजेदार चीज देखते हैं, क्या कंडीशन फॉर विच second degree equation ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 represents a circle। आप सबको मैंने पहले भी कहा है कि ये जो जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, ये अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशन के लिए सर्कल को, पैराबोला को, इलिप्स, हाइपरबोला को, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम पेयर ऑफ लाइन का कंडीशन देख चुके हैं अभी रिसेंटली, क्या कि डेल्टा 0 होता है। डेल्टा कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², ये वैल्यू 0 होगी तो फिर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, उसके बाद भी हमने देखा था कि H² > AB के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइन, H² = AB के लिए कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस, और या फिर H² <AB हो जाए तो फिर हमने देखा था कि भैया नॉन रियल लाइन होगी। जी हाँ, लेकिन यहां पे अब हम सर्कल की बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे आप सबको पता है, अभी अभी हमने सर्कल का जनरल इक्वेशन देखा, इस जनरल इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करते हैं तो क्या निकल के आता है। काफी लोग सोचते हैं कि सर x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, चलिए ठीक है,
फिर कहते हैं कि सर इसमें x इंटू वाई की टर्म कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर यहां पर क्या करें मेरे बच्चे, अब यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दें, यानी a और b को 1 बना दें, और x इंटू वाई का जो कोफिशिएंट है h वो 0 बना दें, क्योंकि x इंटू वाई का टर्म तो होगा ही नहीं। लेकिन बच्चे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारी जनरल इक्वेशन में हमने 1 लिए हुए, लेकिन ये 1 हो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, समझिएगा। मान लीजिए हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2/3x प्लस 1/6y प्लस मान लीजिए 1/2 इज इक्वल टू 0 है। ऐसी इक्वेशन बन गई कोई भी? बिल्कुल। ऐसी इक्वेशन यदि बन जाएगी तो समझ लो यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जबरदस्ती है क्या 1 रखें ना। मुझे तो दिख रहा है यहाँ 3, 6, 2 का एलसीएम ले लूं 6 आ जाएगा, तो इसकी इक्वेशन को 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस y और इसी तरह से प्लस 3 इक्वल्स टू 0 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां होगा क्या कि कभी यदि इसमें से कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो जाए तो सारे फ्रैक्शन का एलसीएम यदि आपने कोई नंबर लिया है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इक्वेशन को। इवन इफ ना हो एलसीएम जबरदस्ती भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं होंगे, सेम होंगे। जी हाँ, कंडीशन यहां कि भाई ये इक्वेशन यदि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो पहली कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू b, एज वेल एज दूसरा कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई, यानी एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई h क्या होना चाहिए, 0। जी हाँ, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे उसकी कंडीशन है a इक्वल्स टू b एज वेल एज h इक्वल्स टू 0। इस पर भी बहुत सारे अलग अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं मेरे बच्चे, जरा देखिएगा। फाइंड रेडियस एंड सर्कल ऑफ रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, और ये है देखिएगा क्या कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 9 एक्स इंटू वाई, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 एक्स इंटू वाई, इसी तरह से प्लस में मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5 अल्फा माइनस 6, 5 अल्फा माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस इसी तरह से अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा वाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का आप हमें सेंटर और रेडियस दोनों बता दें। अब आप सब समझ रहे होंगे कि भैया यहाँ पे क्या है। देखो कुछ लोग जो है यहाँ पे सेंटर और रेडियस किसके टर्म में निकालने वाले हैं, अल्फा। ना भैया, इसका सेंटर रेडियस फिक्स आएगा, अल्फा के टर्म में नहीं आएगा। यदि आपने इसका सेंटर रेडियस अल्फा के टर्म में निकाला है तो इसका क्वेश्चन आप समझे ही नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने सब काम करवा लिया आपसे। वो आपसे एक जनरल फॉर्म से सेंटर और रेडियस भी रीड करवा रहा है, जैसा कि यहां किया आपने। बिल्कुल आसान था, आपने सबने पेल दिया क्वेश्चन, आसानी से आंसर निकाल दिया। लेकिन अब इसने इसमें चालाकी कर दी है। क्या चालाकी कर दी है कि सब जगह इसने अल्फा डाल दिया है और कह रहा है भैया सेंटर और रेडियस निकालो और वो फिक्स वैल्यू होंगी, ये भी बताओ। जी हाँ, फिक्स वैल्यू होंगी। करेंगे क्या, देखो मेरे बच्चे, हमें पता है कि यदि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप सबको पता है x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, h 0 होना चाहिए। तो यहां h क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो फिर इसका मतलब सबसे पहला काम तो अल्फा स्क्वायर माइनस 9 जो h है उसे हमें 0 बनाना है। यहां से अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। फिर वो कहता है कि भाई अब आप एक काम करो, रेडियस निकालो इसकी। तो लेकिन अभी तो एक और चीज बाकी है। क्या बाकी है कि यहां तो अभी x इंटू वाई का टर्म हमने क्या कहते हैं कोफिशिएंट 0 किया है ना। अभी तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी तो इक्वेट करने हैं। तो भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 अल्फा माइनस 6, तो ये भी तो इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 6।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, a इक्वल्स टू बी, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे भैया। और यहां से आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 से अल्फा की दो वैल्यू आ गई 2 और 3। तो अब क्या करें? तीन केस बना लें, एक बार अल्फा को 3 ले लेते हैं, एक बार अल्फा को -3 ले लेते हैं, एक बार अल्फा को 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये +-3 कह रहा है, 2 3 कह रहा है ना। यहां से तो अल्फा फिक्स हो गया। हमें खाली इससे काम चलेगा क्या? h इक्वल्स टू 0 से, कि h इक्वल्स टू 0 हो लेकिन a इक्वल्स टू b ना हो ना। हमारे सर्कल के लिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा, x इंटू वाई के कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, यानी a और b बराबर होने चाहिए, h हमारा 0 होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो भैया हमें इन दोनों की कॉमन वैल्यू ना लेनी, हाँ इन दोनों की कॉमन वैल्यू लेनी है। क्या आ रही है लल्ला कॉमन वैल्यू? अल्फा इज इक्वल्स टू 3 आ रही है, अल्फा 3 आ गया। अब अल्फा 3 आ गया, ओहो, तो सर्कल की इक्वेशन ही आ गई ना हमारे पास। देखो क्या आ गई सर्कल की इक्वेशन, 9x स्क्वायर, 9 होगा ना अल्फा 3 के केस में, बिल्कुल 9। यहाँ पे क्या होगा अल्फा 3 के केस में? ये तो 0 ही हो गया, इसका तो हाँ 3 5, ये तो खत्म हो गया जी। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें बात करें तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा 3, ये भी अरे कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट तो इक्वल होंगे, ये 9 है तो ये भी तो 9 नहीं होगा, हाँ ये 9 वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भैया, ये 3x बन जाएगा, ये क्या दिख रहा है 6y बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। मुझे तो 3 कॉमन आके कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर्कल की फाइनल इक्वेशन हमारे हाथ में क्या आ रही है? हमारे हाथ में फाइनल इक्वेशन आ रही है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से प्लस x हाँ प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जी हाँ ये आ रही है। तो सेंटर बता दो, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कितना है जी? -1/2 और -1, तो सेंटर कितना हो गया? -1/2 और -1, ये नहीं होगा। क्यों? आप तो समझदार हैं, ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो जानते हैं कि सर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो सर्कल की इक्वेशन को। पहले यहाँ जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपने 3 लिए हुए ना, ऐसा नहीं चलेगा, आप पहले इसे 1 बनाओ, यही ना होगा? हाँ तो लीजिए 1 बना देते हैं, आपकी बेहद फरमाइश पर जो है पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 2/3y माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। बता दो अब सेंटर। हाँ x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 1/3 का नेगेटिव हाफ -1/6, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 2/3 का नेगेटिव हाफ माइनस ऑफ 1/3, ये तो सेंटर हो गया। व्हाट अबाउट रेडियस माय बच्चा? रेडियस तो आप जानते हैं जी स्क्वायर 1/36, एफ स्क्वायर 1/9 माइनस c वो बन जाएगा 1/3 का हो गया लल्ला। देखो 1 + 4 5, 5 + 12, 5 + 12, तो ये तो √17/6 आ गया। ये रेडियस है, ये सेंटर है। तो आपको यदि ऐसा दे दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको पता है कि ये सर्कल बोल दिया गया है, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, वो दोनों इक्वल बनाए, अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, उसके कोफिशिएंट को 0 किया, अल्फा की वैल्यू आ गई। हमें दोनों चाहिए तो हमने दोनों से कॉमन वैल्यू उठा ली, ये अल्फा आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन फिक्स हो गई। इक्वेशन फिक्स हो गई तो अब हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आ गया। सेंटर और रेडियस के लिए आपको क्या करना है? सर्कल की इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या लेते हैं 1, वहां से x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ हमारा सेंटर होगा। और रेडियस का तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में तो आप मास्टर हैं, है या नहीं? जी हाँ। चलिए जी, तो ये तो है सर्कल का बेसिक्स। बिल्कुल आप सब समझ गए, क्या सर्कल, क्या सेंटर, क्या रेडियस, क्या जनरल इक्वेशन, कब सेकंड डिग्री हाँ इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, ये सारी बातें हमने कर ली।